Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number, we had still completed a chapter number 14, and now we are going to discuss the chapter number. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 15 आज स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ व्यू. फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस के अंदर एज पर द बोर्ड, मतलब एज पर द योर 11 स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जो दिया है, इसका वेटेज 12 मार्क का है. 12th मार्क मतलब मैक्सिमम वेटेज का ये चैप्टर है. इसके फंडामेंटल 12th स्टैंडर्ड में भी आने वाले हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट. एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर इसके बेस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऑलवेज होते हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. Not only for this 11th, 12th or physics, but also in our day by day life, to understood many phenomenons, to understood many phenomenon occurring in our day by day life. This is a very 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 important chapter. The name of this chapter is a wave. तो सबसे पहले तो वेव क्या है, तो वेव क्या है वो समझने के लिए मान लो कि हमारे पास स्टील वाटर है. मान लो कि ये यहाँ पे स्टील वाटर है. आर यू एबल टू सी दिस इन योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, sir. तो मान लो कि ये स्टील वाटर के अंदर हमने कोई पेबल यहाँ पे डाला, तो क्या होगा सोचो. तो क्या होगा भैया? तो जहां पे आपने पेबल डाला है उसके आसपास क्या होगा? Waves create होंगे. ऐसा डिस्टर्ब, मतलब आपने क्या किया कि स्टील वाटर के अंदर एक टाइप का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया. तो अब क्या होगा कि ये जो भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे आपने प्रोड्यूस किया है वो यहाँ पे कन्फाइन नहीं रहेगा. वो ग्रेजुअली वो डिस्टर्बेंस का जो इफेक्ट है ना, वो पूरे वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर ये डिस्टर्बेंस का इफेक्ट सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा. यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये जो प्रोपोगेशन हुआ डिस्टर्बेंस का, उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको ही क्या बोलते हैं? वेव. So what is the exact definition of the wave? It is a propagation of disturbance in medium or in vacuum. So propagation of disturbance in medium or in vacuum is called a wave. तो फ्रेंड्स, वेव क्या है वो आपको समझ में आया? Yes, sir. चलो, टेकिंग वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं. आपने कभी पतंग चगाया, काइट फ्लाई किया? Yes, sir. कैसे पतंग कैसे चगाते हो आप? बताओ मुझे, पतंग कैसे चगाते हो आप? बोलो बोलो, पतंग कैसे चगाते हो? बताओ. अरे बोल भी दो.
बताओ मुझे पतंग कैसे चगाते हो आप? कोई बोलेगा? एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. तो मुझे बताओ पतंग कैसे चगाते हो आप? सर वाईगड़ी ठुमका मारवा पड़े. ठुमका लगा के? ठुमका 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 लगा के पतंग चगाते हो, यस और नो? Yes, sir. ओके। जब आप ठुमका लगाते हो ना, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप एक बहुत ही जबरदस्त चीज करते हो। जब आप ठुमका लगाते हो ना, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही जबरदस्त चीज आप करते हो। एक्चुअली यू आर प्रोड्यूसिंग अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम ऑफ अ स्ट्रिंग। जब आप ठुमका लगाते हो तो आप क्या करते हो? तो बोले ये जो स्ट्रिंग का जो पॉइंट जो आपके हाथ में है उसको एक जर्क प्रोवाइड करोगे, यस और नो? ये Yes, जो sir. पॉइंट है उसको एक जर्क प्रोवाइड करोगे, यस और नो? Yes, तो sir. मतलब यू व्हाट यू हैड डन, यू हैड प्रोड्यूस दी, आपने क्या किया स्ट्रिंग के मीडियम में, क्या किया आपने? एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, यस और नो? Yes, sir. एंड बिकॉज ऑफ द डिस्टरबेंस स्ट्रिंग के अंदर एक पैटर्न जनरेट होगा, और वो पैटर्न ग्रेजुअली क्या करेगा, पतंग तक पहुंच जाएगा, और फिर पतंग का भी ठुमका लगेगा, यस और नो? Yes, sir. तो जब आप काइट फ्लाई करते हो तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही अच्छी चीज करते हो, एक जबरदस्त चीज करते हो। एक्चुअली यू आर प्रोड्यूसिंग द वेव्स एंड यू आर प्रोपोगेटिंग द वेव्स इन द स्ट्रिंग। तो ये भी एक टाइप का वेव प्रोपोगेशन का ही एग्जांपल है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. बट ये जब वेव प्रोपोगेट होता है तो क्या ये पूरा मीडियम भी साथ में प्रोपोगेट होता है? मतलब ये स्ट्रिंग भी, पूरा स्ट्रिंग प्रोपोगेट होता है साथ में? देखो यहाँ पे जो आपने डिस्टर्बेंस यहाँ पे प्रोड्यूस किया वो ग्रेजुअली पतंग तक पहुंच गया, बट क्या ये पूरा स्ट्रिंग वहां पे पहुंचता है? जो पार्टिकल आपके हाथ में है वो हाथ में से निकल के पतंग तक पहुंच जाता है, ये सब नो? जो पार्टिकल आपके हाथ में है वो स्ट्रिंग का पार्टिकल क्या पतंग तक पहुंच जाता है, कि वो तो आपके हाथ में ही रहता है? हाथ बताओ में ही मुझे। रहता है सर. तो वो तो हाथ में ही रहता है, मतलब आई कैन से when disturbance or pattern propagate, disturbance or pattern propagate in medium, particles of medium will not propagate with it। वो मीडियम के जो पार्टिकल है वो तो उसके साथ में प्रोपोगेट नहीं होंगे। तो फिर क्वेश्चन ये होगा कि तो फिर पार्टिकल क्या करते हैं? तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, तो कि भाई पार्टिकल देन व्हाट इज हैपनिंग टू द, देन क्वेश्चन इज देन व्हाट हैपन टू द पार्टिकल। तो जब वेव या डिस्टरबेंस प्रोपोगेट होगा तो क्वेश्चन ये होगा कि देन व्हाट हैपेंड टू पार्टिकल, पार्टिकल का क्या होगा? तो फिर क्वेश्चन हमको ये होगा कि भाई पार्टिकल साथ में तो प्रोपोगेट नहीं करते हैं, अदरवाइज तो ये जो स्ट्रिंग है ना वो आपके हाथ में से निकल के पूरे पतंग तक पहुंच जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो पार्टिकल क्या करते हैं? चलो कोई मुझे सोच के बताएगा पार्टिकल क्या करते हैं? पार्टिकल क्या वापस करते हैं? इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं. एकदम सही बात, वापस इक्विलिब्रियम में आते हैं। बट वो वापस इक्विलिब्रियम में आते पहले क्या करते हैं, आने से पहले क्या करते हैं? आप एकदम सही बोले। कौन बोला? जयवल. हाँ जयवल, आप एकदम परफेक्ट बोले कि भाई पार्टिकल तो वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। बट मुझे ये बताओ कि उसके पहले क्या करेंगे? वो इक्विलिब्रियम के में आने से पहले वो क्या करेंगे? तो मैं आपको बताऊं, पार्टिकल विल ओसिलेट, particle will oscillate along its
मीन पोजीशन। जब डिस्टरबेंस, देखो मान लो कि ये डिस्टरबेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वाला एग्जांपल देखो, तो ये डिस्टरबेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, यहाँ तक पहुंचा, तो जैसे ही वो यहाँ तक पहुंचेगा तो ये वाला जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, जैसे ही डिस्टरबेंस पार्टिकल के ऊपर पहुंचेगा तो पार्टिकल क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो ओसिलेट हो जाना, ओसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वंस द disturbance has passed, then it will come back to its original position. Is it understood, friend? Yes, sir. तो जब वेव प्रोपोगेट करता है, डिस्टरबेंस प्रोपोगेट करता है, पैटर्न प्रोपोगेट करता है, तो पार्टिकल जब if any particle comes under the effect of influence of a wave, it will start oscillating. And once the wave is passed from it, the particle will come back to its Equilibrium position. तो मतलब क्या होगा कि वेव आगे बढ़ेगा बट पार्टिकल अपने खुद के ओरिजिनल पोजीशन के आसपास क्या करेंगे, ओसिलेटिंग करें, ओसिलेशंस करेंगे। तो क्या ये वेव प्रोपोगेशन कैसे होता है, समझ में आया आपको? Yes, sir. कोई आपको अगर ऐसा पूछते हैं कि वेव के साथ कौन कौन प्रोपोगेट होगा, देखो पार्टिकल्स तो वहां का वही है, वो प्रोपोगेट नहीं होता है। तो मुझे ये बताओ कि अलोंग विद द वेव हु इज प्रोपोगेटिंग विद द वेव, कोई बताएगा? अलोंग विद द वेव हु इज गोइंग टू प्रोपोगेट, व्हाट इज गोइंग टू प्रोपोगेट? तो फ्रेंड्स आपने है ना ये पार्टिकल को झटक दिया था यहाँ पे, देखो, यस और नो? Yes, sir. तो व्हेन यू अप्लाई, Sir, you are not audible. अभी आ रही है आवाज मेरी? Yes, sir. तो आपने यहाँ पे एक झटक दिया था, तो एक्चुअली आपने क्या प्रोवाइड किया था उसको, पार्टिकल को क्या प्रोवाइड किया था? Energy. एक टाइप का एनर्जी प्रोवाइड किया था, यस और नो? Yes, sir. बट लास्ट में वो एनर्जी किसको मिल गया? Kite. काइट को मिला। मतलब कैन आई से अलोंग विद द वेव व्हाट इज प्रोपोगेटिंग? Energy. एग्जैक्टली। तो अलोंग विद द वेव आई कैन से एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। आपको पार्टिकल को आपको काइट को थोड़ा इंफॉर्मेशन भी देना, मतलब काइट ने आपने क्या किया कि काइट को एक टाइप का इंफॉर्मेशन भी दिया। तो एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन विल प्रोपोगेट। तो वेव के साथ क्या क्या प्रोपोगेट होता है, तो अगर कोई ऐसा पूछे तो आपको क्या बोलना है, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन वेव के साथ प्रोपोगेट होता है। क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि वेव क्या है एंड कैसे प्रोपोगेट होता है, मैंने आपको वो सिखाया। अब हमारे लिए ये वेव इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है वेव का जो चैप्टर है वो मेरे हिसाब से पूरे फिजिक्स में 11th 12th सारे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे डे बाय डे लाइफ के अंदर जितने भी फिनोमिनन्स अकर हो रहे हैं उसको समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वेव हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फ्रेंड्स हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, हम एक दूसरे को क्यों देख पा रहे हैं? क्यों देख पा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे रीजन उसका क्या है? Am I audible to you friends? Yes, sir. तो जो विजिबल रीजन के जो वेव्स है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, सुना है कभी आपने? विबग्योर सुना है? Yes, sir.
तो ये जो विजिबल रीजन के जो रेडिएशन है, वेव्स है, उसके द्वारा हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं. फ्रेंड्स, वी कैन लिसन, वी कैन हियर. Why? Due to the propagation of sound wave. तो sound is also propagated in the form of wave. तो सोचो फ्रेंड्स, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, अलग अलग चीज को देख पाते हैं, उसका रीजन क्या है? तो बोले प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट वेव है, विजिबल लाइट वेव्स है. हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, अलग अलग चीज आवाज को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, तो उसका रीजन क्या है? तो बोले प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव है. फ्रेंड्स, all communication, whether it is a television communication, radio communication, mobile communication, all the communication are based on the Sir, you are not audible. कम्युनिकेशन है. जितने भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो टेलीविजन कम्युनिकेशन हो, रेडियो कम्युनिकेशन हो, मोबाइल कम्युनिकेशन हो, वो सारे कम्युनिकेशन किसके बेस पे है? Wave propagation. वेव प्रोपोगेशन के बेस पे है. फ्रेंड्स, यू नो द सन इज अ source of infinite energy. Yes or no? Yes, sir. बट आपको पता है कि ये जो सोलर एनर्जी है वो हमारे तरफ जो पहुंचती है वो किसके कैसे पहुंचती है? Rays. Rays, that is wave. Solar energy propagate towards earth in the form of, once again, wave. Is that clear, friends? तो ये सन में से जो हमको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलता है, हीट मिलती है, दूसरे सब एनर्जीज मिलती है, तो उसका प्रोपोगेशन भी कैसे होता है? उसका प्रोपोगेशन भी कैसे होता है? Waves. वेव्स के द्वारा ही होता है. Friends, apart from that, in some of the circumstances, some of particle can also exhibit a wave characteristic, wave nature. पता है किसने बताया सबसे पहले? याद है? So in some of the circumstances, the particle can exhibit the wave characteristic and its wavelength can be given by h upon mv. तो वो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमको वेव का यूज करना पड़ेगा, एंड दैट वेव्स आर नोन एज अ मैटर वेव. क्या आपको केमिस्ट्री में ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस आ रहा है फ्रेंड्स पढ़ने में? Sir. यस और नो? Yes, sir. तो कुछ पार्टिकल वेव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी वेव का यूज होता है. दिस वेव्स आर नोन एज अ मैटर वेव्स. तो दिस आर द इंपोर्टेंस ऑफ द वेव्स. तो मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट हम वी आर एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द वेव्स. हमारे आसपास जितना भी स्पेस है उसमें किसी न किसी टाइप के तो वेव्स होते ही होते हैं. मोबाइल के वेव्स हो गए, रेडियो सिग्नल के वेव्स हो गए, टेलीविजन सिग्नल्स के वेव हो गए, बहुत सारे अलग अलग सोलर रेडिएशन, मतलब ये सब कुछ वेव्स ही तो है. तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग की एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है, मेडिकल की एक भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, इंजीनियरिंग या मेडिकल का एक भी टेक्नोलॉजी, एक भी ब्रांच ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वेव्स का यूज ना आता हो. सो वेव्स आर यूज्ड एवरीवेयर. एक भी ब्रांच, एक भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि जहां पे वेव का यूज ना आता हो.
So that is why to study a wave is a very, very, very important thing. Is it understood, friend? Yes, sir. तो वेव क्या है, कैसे प्रोपोगेट होता है, एंड उसका स्टडी हमको क्यों करना चाहिए, ये जस्ट बेसिक नॉलेज हमने डिस्कस किया. इज इट ओके फ्रेंड्स? ये समझ में आया आपको? Yes, sir. तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं. आज मैं जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूं दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड. ये आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे बेसिक्स क्वेश्चन है वेव के रिगार्डिंग. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको पूछने वाले हैं, बट आगे का टॉपिक समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए ये जरूरी है समझना. तो कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन इन योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, sir. तो देखो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना. What are called waves? Mention their importance. वेव क्या है, उसका इंपोर्टेंस क्या है. तो एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे, एक पेबल का भी दिया था और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको काइट फ्लाइंग का भी दिया था. क्या लिखा है? When a pebble, that is a small marble, is dropped in the pond of still water, disturbance is Sir, you are not audible. so क्या लिखा है कि now this disturbance does not remain confined at that position but move radially outward on the surface of the water forming concentric circles. समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकली ये चीज आपको हो रहा है, माइंड में आ रहा है? मैंने भी फिगर ड्रॉ करके बताया था. ठीक है. Yes, sir. This gives us a feeling as if water is moving away from the original distribution. आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वाटर दूर जा रहा है, बट आपको पता है कि एक बार वो डिस्टर्बेंस पास हो जाएगा तो वाटर तो कहाँ पे होगा? Equilibrium means sir, you are not audible. So friends, it is just an elusive thing. Why? Because water particle on a circle simply oscillate about their respective equilibrium position. वो वाटर पार्टिकल साथ में प्रोपोगेट नहीं करते हैं, वो तो क्या करते हैं, वाटर के पार्टिकल क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे बोलो? Oscillate. They are just oscillating about their main equilibrium position. Here the disturbance moves ahead on the surface of the water because of the elastic property of the material. Please note that there is a no shifting of the medium. मीडियम या मीडियम का पार्टिकल शिफ्ट नहीं होगा. मीडियम या मीडियम के पार्टिकल को क्या करेंगे? मीडियम या मीडियम के पार्टिकल को क्या करेंगे भैया बोलो? मीडियम या मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे? They will only just oscillates. चलो अब यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे. हाँ, अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है. मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस आइदर इन मीडियम और वैक्यूम इज कॉल्ड द वेव. जो डिस्टर्बेंस का जो मीडियम, देखो कुछ वेव्स ऐसे भी होते हैं कि जिसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. जैसे सन में से जो रेडिएशन आता है, सन में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, तो सन एंड अर्थ के बीच में तो बहुत वैक्यूम है. तो मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी that to propagate the waves the medium is required. It is not necessary every time. तो propagation of the disturbance either in a medium or in a vacuum, medium या vacuum दोनों में, तो this propagation of the disturbance is known as a waves. So this is what is the definition of the wave. Is it understood, friend? तो क्या ये समझ में आया यहाँ तक? Is it okay up till now? Yes or no? Yes, sir.
चलो अब क्या लिखा है, when we speak sound wave moves away from us without any flow of water। देखो हमारा जो सपोज के रूम है, तो रूम के अंदर जो एयर है वो स्टील एयर है, कोई ब्लो नहीं है, मतलब एयर का मीडियम स्टील है। तो हम जो बोलते हैं वो साउंड वेव तो ऑटोमेटिकली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा ही रहा है, मतलब मीडियम प्रोपोगेट नहीं कर रहा है तो भी साउंड वेव तो प्रोपोगेट कर रहा है ना। सो दैट इज द थर्ड एग्जांपल कि भाई वेव प्रोपोगेट करेगा बट मीडियम तो वहां का वहां ही रहेगा। तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव प्रोपोगेट्स इन द मीडियम but the medium is remaining the same। So what is written here, during the propagation of the wave particle of the medium does not propagating, but what they will do, particle of the medium receives the energy ton by ton causing the displacement in them with respect to their equilibrium position depending on the type of disturbance। Thus I can say along with the energy, information in the input signal can also be transferred by the wave from one point to other point। तो मतलब जब वेव प्रोपोगेट करेगा तो साथ में क्या क्या प्रोपोगेट करेगा, साथ में किसका प्रोपोगेशन होगा, Energy and information. एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन का प्रोपोगेशन होगा। फिर उसके बाद डेली लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो पहला इंपॉर्टेंस आपको दिखा हुआ कि भाई वी कैन सी, तो हम देख सकते हैं, उसका रीजन क्या है, तो विजिबल रीजन के प्रोपोगेशन का है। वी कैन हियर, हम सुन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव। ऑल ह्यूमन फील्स द वार्मथ फ्रॉम द सनलाइट, तो ये सनलाइट के द्वारा हमको वार्मथ लगता है, ये हमको एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी के प्रोपोगेशन, सनलाइट के एनर्जी के प्रोपोगेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बोले वेव रिस्पॉन्सिबल है। मॉडर्न कम्युनिकेशन, मैंने बताया ना कि ऑल द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर इट इज अ टेलीविजन कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑल द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ electromagnetic waves। Is it clear, friends? Yes, sir. So second question, classification of the waves। We can classify the waves in the three manner। waves का हम classification with respect to the type of wave। So classification with respect to type of waves। So friends, the wave can be classified into the three ways। तीन हिसाब से उसको क्लासीफाई हम कर सकते हैं। नंबर वन, mechanical waves, number two non-mechanical, that is electromagnetic waves, and number three a matter wave। So friends, सबसे पहले मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। तो जिसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, जिसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, if the medium is essential for the propagation of the wave, that kind of wave are known as a mechanical। कोई मुझे बताएगा एग्जाम्पल ऑफ द मैकेनिकल वेव। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि साउंड वेव जो है ना वो मैकेनिकल वेव है। फ्रेंड्स आप एक काम करना, वैक्यूम में जाके, जहां पे एयर मीडियम नहीं है, तो वैक्यूम में जाके बहुत जोर जोर से चिल्लाना, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा आपके मुंह से, बिकॉज साउंड वेव कैन प्रोपोगेट ओनली एंड ओनली इन द मीडियम। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. तो ये मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल, जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसे भी वेव्स है जो मीडियम के रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें विदाउट मीडियम भी प्रोपोगेट हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द सन, तो सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो नॉन मैकेनिकल है। तो समटाइम्स द नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो नॉन मैकेनिकल है, उसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। ये
Sir, you are not audible. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ओसिलेशंस होते हैं, बट किसके ओसिलेशंस होते हैं? तो बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ओसिलेट्स। तो देखो मीडियम अगर रिक्वायर्ड है, तो अगर मैकेनिकल वेव है तो उसके अंदर किसका ओसिलेशंस होगा? तो बोले मीडियम के पार्टिकल का। बट नॉन मैकेनिकल वेव में तो मीडियम है ही नहीं, तो वहां पे किसका ओसिलेशंस होगा? तो नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल ओसिलेट, एंड उसके जो ओसिलेशंस होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ओसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेशंस एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों चीज एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। ये तीनों चीज एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 8, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो 12 स्टैंडर्ड के अंदर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब 11 स्टैंडर्ड में हम कौन से वेव्स का यूज कर, हम 11 स्टैंडर्ड में किसका स्टडी है? स्टैंडर्ड 11 में जस्ट हम किस टाइप के वेव को स्टडी करेंगे? Mechanical waves. मैकेनिकल वेव्स। 12 के अंदर हम किस टाइप के वेव को स्टडी करेंगे? Electromagnetic wave. दैट इज आल्सो नोन एज अ नॉन मैकेनिकल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स का स्टडी कहां पे करेंगे हम? डिटेल में स्टैंडर्ड 12 में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है? Yes, sir. एंड कभी कभी छोटे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैटर वेव्स का यूज होता है, उसका वेवलेंथ h/mv होता है, उसको डी ब्रोगली वेव भी कभी कभी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डी ब्रोगलीज वेव। इज दैट क्लियर? तो वेव कैन बी क्लासिफाइड in the three way with respect to the type of waves: mechanical, non-mechanical and the matter waves. Is it okay friends? Yes, Okay? sir. Yes, sir. But friends, with respect to the oscillation of the particle, with respect to the oscillations of the particle, they are also classified in the other two ways. यहाँ पे मैंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो टाइप ऑफ द वेव के रिस्पेक्ट में किया था, बट direction of the oscillation of the particle with respect to the direction of oscillation of particle, they are also classified in the two ways. किसी को पता है? ये आपको पता है शायद। पार्टिकल के प्रोपोगेशन कैसे होता है उसके रिस्पेक्ट में भी उसका दो हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। याद है किसी को? पता है किसी को? With respect to the propagation of the oscillation of the particle, तो दो टाइप के वेव क्लासिफाई कर सकते हैं, याद है? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। क्या ये आप पढ़ चुके हो फ्रेंड्स? Am I audible to you friend? आवाज आ रही है मेरी? Sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. अगर पार्टिकल के ओसिलेशंस प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, आप जब काइट फ्लाई करते हो तो प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में होता है। यस और नो फ्रेंड्स? वेव का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में, बट ओसिलेशंस कब कौन से डायरेक्शन में होते हैं पार्टिकल के? तो आप देख सकते हो कि ओसिलेशंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, बट प्रोपोगेशन कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो स्ट्रिंग के जो वेव है वो कैसे है?
बोलो। Transverse waves. वो ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है, इज इट Yes, sir. अंडरस्टूड? बट अगर oscillation of the particle is along the direction of propagation, मतलब प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में ही अगर ओसिलेशन हो रहा है, तो फिर इस टाइप के वेव को क्या बोलते हैं? Longitudinal wave. सो दिस काइंड ऑफ वेव इज नोन एज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ठीक है फ्रेंड्स, Yes, sir. कोई मुझे बताएगा विच इज द एग्जांपल ऑफ दिस? फ्रेंड्स, साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन एंड द ओसिलेशन ऑफ द एयर पार्टिकल, जो एयर मोलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके ओसिलेशंस एंड प्रोपोगेशन का डायरेक्शन एक ही होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज दे आर कंसीडर्ड टू बी अ Longitudinal waves. लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो फ्रेंड्स, वेव्स के क्लासिफिकेशन, अभी देखो इंफॉर्मेशन ही चल रही है, हमने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछने लायक है वो डिस्कस नहीं किया है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो वहां पे Yes, क्लासिफिकेशन sir. बताया हुआ है। मैकेनिकल वेव बोलो फटाफट, मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं? जिसमें मीडियम Is necessary. is necessary. String waves, spring waves, water waves, sound waves, seismic waves, that is earthquake waves, all are mechanical. और वो क्यों प्रोपोगेट होते हैं? तो बोले मीडियम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसको प्रोपोगेट करने में हेल्प करता है? तो बोले मीडियम का जो इलास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक, इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना। तो देखो आपको पता है कि पार्टिकल लास्ट में क्या करते हैं, जब वेव पास, जब प्रोपोगेशन हो जाता है उसके बाद पार्टिकल क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट पे Equilibrium. Yes, sir. वापस आते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक द्वारा ही ये प्रोपोगेशन पॉसिबल हो पाता है। तो कोई आपको पूछे कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज एसेंशियल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द मैकेनिकल वेव इन द मीडियम, तो क्या बोलोगे आप? कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? Elasticity. इलास्टिसिटी के द्वारा। Sir, you are not audible. इज इट ऑडिबल फ्रेंड्स नाउ? Yes, sir. तो क्या होता है भैया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, वो 12th स्टैंडर्ड में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 12th में उसका डिटेल में डिस्कशन आएगा। अभी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफली बताया हुआ है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन होता है, oscillations होता है, एंड दिस oscillation is perpendicular to each other as well as it is also perpendicular to the plane perpendicular to the direction of propagation। देखो क्या लिखा है, in the electromagnetic wave, electric and magnetic field oscillate periodically in the mutual perpendicular direction in the plane perpendicular to the direction of propagation। मतलब तीनों चीज एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के oscillations, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के oscillations and direction of propagation, ये तीन चीज, all these three parameters are perpendicular each other। radio waves, infrared light, microwave, visible, ultraviolet, x-ray, gamma rays, all these are the electromagnetic waves। उसके बाद मैटर वेव की बात की है कि भाई इन सम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस द पार्टिकल कैन बी ट्रीटेड एज अ मैटर। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल को एज अ वेव रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव्स हम यूज करते हैं उसको मैटर वेव बोलते हैं। उसका इन्वेंशन किया था सबसे पहले, वो बात लुई डे ब्रुगली ने बताया था। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ ब्रुगलीज वेव एज वेल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो अब हम साउंड वेव के प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो ये फिगर ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है ये फिगर यहाँ पे? Yes, sir. तो भैया साउंड वेव में क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे हमारा सोर्स है, साउंड वेव प्रोड्यूस करने वाला स्पीकर है। तो जब साउंड वेव प्रोड्यूस होता है ना,
तो एयर पार्टिकल्स में क्या होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पे एयर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत नजदीक आ जाते हैं, और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पे एयर पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये जो रीजन है कि जहां पे एयर मोलिक्यूल्स नजदीक आते हैं वहां पे डेंसिटी बढ़ता है, एंड आई विल प्रूव दैट where the density increases the pressure also increases. I will going to prove this. एंड उसके बाजू में ऐसा रीजन आता है कि जहां पे डेंसिटी कम रहता है, एयर मोलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जहां पे डेंसिटी इंक्रीज होती है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? Condensation. और जहां पे डेंसिटी डिक्रीज होती है उसको रेयरफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Rarefaction. रेयरफेक्शन। तो इसको कंडेंसेशन बोलेंगे, इसको रेयरफेक्शन बोलेंगे। अब साउंड वेव वैसे कहाँ पे प्रोपोगेट होता है? तो बोले साउंड वेव है ना, एयर में प्रोपोगेट होता है। तो एयर के लिए तो आपको पता है कि भाई आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, म्यू आरटी है, यस और नो? Yes, sir. बट वॉल्यूम इज इक्वल टू आपको पता है कि मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे पी को सब जगह इक्वेशन बनाओ, तो म्यू आर टी बाई एम इंटू रो होगा। Yes, sir. तो फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कहना इसे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। Yes, sir. तो ऑब्वियसली जहां पे डेंसिटी बढ़ेगा वहां पे प्रेशर भी बढ़ेगा, जहां पे डेंसिटी डिक्रीज होगा वहां पे प्रेशर भी Decrease डिक्रीज होगा. होगा। तो दैट्स व्हाई जब साउंड वेव प्रोपोगेट करते हैं ना मीडियम में, तो प्रेशर में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता रहता है पीरियोडिकली। प्रेशर में पीरियोडिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। समटाइम्स दैट इज व्हाई द साउंड वेव कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट एज प्रेशर वेव्स। Sound wave, that's why sometime can be treated as a pressure wave as well. ठीक है Yes, sir. फ्रेंड्स? साउंड वेव जो है ना वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या प्रोड्यूस होता है, अभी हमको पता चला कि लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या प्रोड्यूस होता है, कंडेंसेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है। बट फ्रेंड्स ट्रांसवर्स वेव में क्या प्रोड्यूस होता है? कोई बताएगा मुझे ट्रांसवर्स वेव में क्या प्रोड्यूस होता है? ट्रांसवर्स वेव का शेप ऐसा होता है। तो ये जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? Crest. क्रेस्ट। एंड जो लोएस्ट एम्पलीट्यूड है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? Of. ट्रफ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस होता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या प्रोड्यूस होता है? कंडेंसेशन एंड Rarefaction. रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव समझना है, प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझना है। एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, ये उसको लॉजिक कंसेप्ट ही समझना है आपको, प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा है? एज द साउंड वेव पासिस थ्रू द एयर, compression and expansion of the small region of the air medium takes place periodically ton by ton along the direction of the propagation। देखो ये along the direction of the propagation लिख के क्या बताने की ट्राई की है कि साउंड वेव किस टाइप के वेव है? Longitudinal. लॉन्जिट्यूडनल है। फिर लिखा है a small region of air medium in which the air particle tends to move towards each other। नजदीक नजदीक जा रहा है तो वो रीजन में क्या होगा कि डेंसिटी इंक्रीज होगा, एंड डेंसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये कैसे पता चला? तो ये फॉर्मूला के द्वारा पता चला कि भाई अगर डेंसिटी इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। सो दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये जो रीजन है कि जहां पे एयर मोलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं और वहां पे डेंसिटी एंड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो this region at which the pressure increases, this region is known as a, this is known as a, बोलो, this region is known as a condensation or compression। ठीक है? Yes, sir. and it is given by the symbol C। but कुछ जगह ऐसी होती है उसके बाजू में ही, कंडेंसेशन के बाजू में ही दूसरा पार्ट ऐसा आएगा कि जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे,
तो उसके लिए वहां पे क्या होगा कि डेंसिटी डिक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा. So because of that pressure also decreases. So such a low pressure region is known as a Rarefaction. rarefaction or expansion. It is shown by the R in the figure. In explained above, each small region of the air medium coming successively in the direction from the origin of the sound. मतलब ये एक के बाद एक ओरिजिन से आगे आगे आए आता जाएगा. पहले कंडेंसेशन रेफ्रैक्शन, कंडेंसेशन रेफ्रैक्शन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ओरिजिन के बाद ये आता जाएगा. This is how the disturbance move away from the source of sound, which indicates the propagation of the sound wave, which are mechanical and longitudinal. देखो साउंड वेव के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, मतलब वो मैकेनिकल वेव्स है. उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, मतलब वो मैकेनिकल भी है और वो लॉन्जिट्यूडनल भी है, वो ट्रांसवर्स नहीं है. तो क्या ये प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. चलो अब है ना, हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे. देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि आज का जो भी लेक्चर है वो आपके समझ के लिए है, पूछने वाला नहीं है, बट ये टर्म्स सारे समझेंगे. सबसे पहले वन डायमेंशनल वेव्स. चलो तो नाम सुन के ही पता चल जाएगा वन डायमेंशनल वेव्स किसको बोलते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा. जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, तो मान लो कि ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोपोगेट करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोपोगेट करेगा वो ऑब्वियसली कैसा होगा, उसका प्रोपोगेशन का एक ही One डायरेक्शन होगा ना, dimension. तो उसको वन डायमेंशनल वेव्स बोल सकते हैं. Yes, sir. तो इट इज द वेव प्रोपोगेटिंग इन द वन डायमेंशनल मीडियम. फॉर एग्जांपल द ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेटिंग इन द स्ट्रिंग kept under the proper tension is called the one dimensional wave. Is that clear friends? Yes, sir. चलो वन डायमेंशनल वेव किसको बोलते हैं वो खत्म. व्हाट आर कॉल्ड द प्रोग्रेसिव वेव एंड और ट्रैवलिंग वेव्स. तो फ्रेंड्स नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि जो वेव्स आगे ही बढ़ते रहते हैं, वापस नहीं आते हैं. द वेव व्हिच प्रोपोगेट अहेड एंड अहेड विल नॉट बी गेटिंग बैक, कम बैक. सो द वेव प्रोपोगेटिंग अहेड एंड अहेड, जैसे सन के रेव्स है, तो सन में से रेज अर्थ के तरफ आते हैं बट वापस से सन में चले जाएंगे वो. No, sir. नो, तो दैट काइंड ऑफ वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी अ Progressive or traveling wave. प्रोग्रेसिंग और ट्रैवलिंग वेव्स. चलो प्रोग्रेसिंग एंड ट्रैवलिंग वेव्स किसको बोलते हैं उसके बारे में भी समझ में आ गया. द वेव व्हिच ट्रैवल्स अहेड एंड अहेड इन द मीडियम is called the not getting reflected and come back is called the progressive wave. Harmonic wave. फ्रेंड्स आपको पता है कि जब वेव मीडियम में से प्रोपोगेट करता है तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, Oscillates. ओसिलेशन करते हैं. बट अगर ये ओसिलेशंस सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशंस है, अगर ये ओसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है, तो फिर ये जो वेव्स है पर्टिकुलर उसको क्या बोलेंगे हम, Harmonic waves. हार्मोनिक वेव. इट इज इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग. क्या लिखा है, इट इज अ वेव, it is a wave during propagation of which the particle of the medium are performing the SHM about the respective equilibrium position. तो ये अगर पार्टिकल्स जो है वो SHM करते हैं तो इस टाइप के वेव को क्या बोलेंगे भैया, Harmonic waves. हार्मोनिक. एंड हार्मोनिक वेव में जो शेप कैसा प्रोड्यूस होता है पता है आपको, देखो यहाँ पे बाजू में बताया हुआ है. अगर पार्टिकल SHM करेंगे ना तो हार्मोनिक वेव का शेप इस टाइप का प्रोड्यूस होगा. तो ये शेप कौन सा शेप है, ये साइनोसॉइडल है. तो देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पे हार्मोनिक वेव में किस टाइप का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, तो बोले साइनोसॉइडल टाइप का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सा है, तो हमको वन डायमेंशनल क्या है वो पता चल गया, व्हाट आर द प्रोग्रेसिव वेव पता चल गया, हार्मोनिक वेव पता चल गया. अब नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेव इक्वेशन. वेव इक्वेशन. चलो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि जब वेव प्रोपोगेट करते हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, Oscillates. ओसिलेशंस करते हैं. तो अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ओसिलेशंस का वो अलग अलग होगा. जैसे मान लो कि इस टाइप का वेव जनरेट हो गया है,
तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ये यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ये यहाँ पे है, नीचे वाला ये यहाँ पे है। तो मतलब आप देख सकते हो कि वेव प्रोपोगेशन में जो पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। यस और नो? Yes, sir. तो अगर मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन है, अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है कि जिसके द्वारा मैं जितने भी पार्टिकल्स ऑसिलेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाए कोई भी टाइम पे, द इक्वेशन विच कैन गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल participating in the wave propagation at any instance is called the wave equation. तो फ्रेंड्स वेव इसके इक्वेशन किसको बोलते हैं, समझ में आया आपको? कि भाई Yes, sir. ऐसा इक्वेशन के जिसके द्वारा हम प्रोपोगेशन में जितने भी पार्टिकल्स पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कोई भी टाइम पे हम फाइंड कर सके, अगर ऐसा कोई इक्वेशन हमको मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? Wave equation. वेव इक्वेशन। तो फ्रेंड्स ये वेव इक्वेशन पता चला आपको क्या है? Yes, sir. देखो क्या लिखा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट उसका डेफिनेशन समझ लो कि भाई an equation with the help of which we can find out the displacement of different particle taking part in the propagation of wave at the different time is defined as a wave equation. तो ये वेव इक्वेशन आपको समझ में आया? Yes, sir. चलो अब हम कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे। देखो ये चार चीज तो हमको समझ में आ गया कि भाई वेव इक्वेशन क्या है, ये सब कुछ तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, राइट द वेव इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव हार्मोनिक ट्रांसवर्स वेव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ और टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टर्म्स जो है वो एम्पलीट्यूड है। देखो तो सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो सबसे पहला जो है वो एम्पलीट्यूड। चलो एम्पलीट्यूड, आपको पता है कि जब वेव प्रोपोगेट होता है तो पार्टिकल क्या करते हैं? Oscillations. तो पार्टिकल के ऑसिलेशंस का कुछ तो एम्पलीट्यूड होगा ना। आपको पता है कि एसएचएम के एम्पलीट्यूड होता है ना, यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये जो पार्टिकल जो ऑसिलेशन करते हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को क्या अब बोलेंगे? इट इज Amplitude द of wave. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो क्या लिखा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम taking part in the propagation of the wave is called the amplitude of the wave। मतलब पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड वेव का है, ठीक है? Yes, sir. चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो वापस से वही डेफिनेशन। चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव किसको बोलेंगे, बोलो? तो फ्रेंड्स पार्टिकल क्या करते हैं वेव प्रोपोगेशन में? Oscillations. तो ये ऑसिलेशंस का जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे हम? Frequency of wave. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है फ्रेंड्स, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. तो क्या लिखा है देखो कि फ्रीक्वेंसी of the oscillation of the particle of a medium taking part in the propagation of the waves is called the frequency of the waves। and frequency का सिंबल क्या है भैया? तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है ना वो म्यू लिया है। क्या लिया है? ऐसे म्यू लिया है। बट ये प्रॉब्लम कब करेगा पता है आपको? जब वेलोसिटी आएगा। तो कोई इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी दोनों साथ में आएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम ये चैप्टर में फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा यूज करेंगे? यूज सिंबल ऑलवेज F. एफ। मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है कि फॉर द सिंप्लिसिटी टेक्स्ट बुक के अंदर भले ही म्यू यूज किया है बट हम क्या करेंगे पूरे चैप्टर में? F. एफ करेंगे। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन, पीरियोडिक टाइम। देखो वापस से वही डेफिनेशन देंगे हम। क्या देंगे बोलो, बताओ किसी को, क्या देंगे? पार्टिकल क्या करते हैं? Oscillations. तो ऑसिलेशन का कुछ ना कुछ पीरियोडिक टाइम होगा। Yes, sir. तो उसी को क्या बोलेंगे हम?
Periodic time of wave. हाँ, उसी को बोलेंगे पीरियोडिक टाइम ऑफ द वेव। तो क्या डेफिनेशन देखो, वही तो डेफिनेशन है उसका। We know that the periodic time of the oscillation of the particle of the medium which is participating in the propagation is called the periodic time of the wave। मतलब पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी वेव फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वेव एम्पलीट्यूड, पार्टिकल का पीरियोडिक टाइम Wave का periodic वेव time. का पीरियोडिक टाइम। एंड क्या आपको ये रिलेशन पता है टी एंड एफ के बीच में? ये तो पता ही होगा Yes, ना। sir. Yes, sir. तो T इज इक्वल टू 1/f और आपको ये भी पता होगा कि F इक्वल टू 1/T। चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपको पता ही है, 14 चैप्टर में हमने डिफाइन कर लिया ऑलरेडी। कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी? याद है भैया? अगर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, अगर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको? Angular frequency. एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? Radian per second. सो दैट इज नोन टू यू, यस और नो फ्रेंड्स? Yes, तो sir. ये सारे डेफिनेशन आपको पता है, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. बट अब एक नया डेफिनेशन आ रहा है, वेव लेंथ। वेव लेंथ। तो फ्रेंड्स अब वेव लेंथ आपने, चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेव लेंथ? आप में से कोई बता पाएगा? वेव लेंथ का डेफिनेशन है कोई? माइकल लाल को बता पाएगा? सीधी सी बात है, इट इज ऑब्वियसली इन सिंपल लैंग्वेज इट इज ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ Wave. वन वेव। ओके फ्रेंड्स, बट ये नहीं चलेगा, ये इट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। ये आपका वेव है, राइट? यस और नो? Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस होगा एक वेव का, तो ये क्या, ये वेवलेंथ होगा यहां से स्टार्ट करके यहां तक, यस और नो? Yes, sir. बट क्या वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी होगा? यहां से लेके ये डिस्टेंस भी वही होगा, यस और नो? थोड़ा राइट साइड शिफ्ट किया, यस और नो? अरे हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. तो जो यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में जो थोड़ा शिफ्टिंग, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वही डिस्टेंस वापस आ जाएगा ना, ठीक है? Yes, sir. तो पास्ट में आई थिंक आपने ये डेफिनेशन पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, यस और नो? Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, यस और नो? इसको वेवलेंथ बोलेंगे। Yes, sir. बट ये डेफिनेशन जनरल नहीं होगी, ये जनरलाइज डेफिनेशन नहीं कह सकते। पूछो क्यों? Q. ये जो क्रैश्ड एंड ट्रफ का जो बात है वो किसके लिए वैलिड है? वो तो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ही वैलिड Transverse है। wave. हाँ हाँ. Yes, sir. तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में तो ट्रफ्स एंड क्रैश होता ही नहीं है। तो क्या Yes, ये sir. डेफिनेशन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए वैलिड होगा? No, sir. नहीं होगा। तो मतलब मुझे एक जनरल डेफिनेशन बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये डेफिनेशन नहीं चलेगा, जनरलाइज्ड डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। तो अब मैं ना वेवलेंथ का एक जनरल डेफिनेशन बनाने का ट्राई कर रहा हूं, मुझे ध्यान से सुनना। चलो मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका एक ऑसिलेशन खत्म हो रहा है। तो जैसे ही एक ऑसिलेशन खत्म होगा तो एक वेव जनरेट हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. जैसे ही एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो एक वेव जनरेट हो जाएगा। बट मुझे पता हो कि एक ऑसिलेशन खत्म होना मतलब एंगल कितना खत्म हुआ? एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी।
एंड एक ऑसिलेशन खत्म होना मतलब कैपिटल टी टाइम पास होना, तो कितना फेज खत्म हो जाएगा, फेज कितना खत्म हो जाएगा ऑसिलेशंस 2 का? pi. तो इसका फेज 2 पाई खत्म हो जाएगा, मतलब इसका फेज 2 पाई होगा। बट ये जो पार्टिकल है ना, इट इज जस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ द वेव, अभी उसका तो ऑसिलेशन होना स्टार्ट ही होने वाला है, इसका तो ऑसिलेशन होना स्टार्ट ही होने वाला है, तो उसका फेज कितना होगा? उसके लिए तो ये t इक्वल टू 0 टाइम वाला इंस्टेंस है, तो इसका फेज कितना होगा? 0. तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये दोनों पार्टिकल के बीच में? 2 pi. 2 पाई रेडियन, यस और नो? Yes, sir. तो फेज डिफरेंस 2 पाई रेडियन है, बट डिस्टेंस कितना होगा ये दोनों के बीच में? कहना इसे वेवलेंथ जितना है, यस और नो? Yes, sir. तो अब ये जो डेफिनेशन अब मैं जो बोलने वाला हूं वो सबके लिए वैलिड है। अब जो मैं डेफिनेशन बोलूंगा वो सबके लिए वैलिड होगा। डेफिनेशन ये है कि अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई रेडियन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। मतलब दो पार्टिकल के बीच में अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वेवलेंथ हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. अब ये जो डेफिनेशन है वो चाहे आप लॉन्जिट्यूडनल वेव हो या चाहे ये ट्रांसवर्स वेव हो, सबके लिए वैलिड है, ठीक है? Yes, sir. तो डेफिनेशन क्या बनाया हमने वेवलेंथ का नया? अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 2 pi. 2 पाई रेडियन इज कॉल्ड Wavelength. वेवलेंथ। तो क्या ये वेवलेंथ का नया डेफिनेशन आपको समझ में आया? Yes, sir. तो ये वेवलेंथ का जो टॉपिक है उसमें पहले यही मतलब 2 पाई वाला फेज डिफरेंस कैसे जनरेट होता है वो सब कुछ समझाया है, एंड लास्ट में उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल हैविंग द फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई रेडियन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम in the direction of propagation is called the wavelength. Is that clear friends? Yes, sir. ये वेवलेंथ का पहला एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सब कुछ, उसके बाद उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। आपको जस्ट डेफिनेशन ही प्रिपेयर करना है, ठीक है? Yes. ओके, चलो अब दो नए क्वांटिटीज हम पिक्चर में Yes. लाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ टू न्यू क्वांटिटी, एक तो है वेव नंबर और दूसरा है वेव वेक्टर। तो ये अब तक जितने भी वर्ड थे वो आपने कहीं ना कहीं पे सुने हुए थे, बट अब ये जो दो क्वांटिटीज है, अभी जो नए दो क्वांटिटीज है वो एकदम नए हैं आपके लिए। तो एक है वेव नंबर एंड दूसरा है वेव वेक्टर। तो ये दो क्वांटिटी मुझे अभी आपको एक्सप्लेन करना है। नंबर वन, वेव नंबर। सो व्हाट इज इट डेफिनेशन? तो उसका डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर डिस्टेंस, मतलब यूनिट डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, चलो इसको वेव नंबर बोलते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर लैम्बडा डिस्टेंस होता है, लैम्बडा डिस्टेंस, तो बताओ मुझे कि लैम्बडा जितने डिस्टेंस में कितने, लैम्बडा अगर डिस्टेंस है तो कितने वेव्स अकोमोडेट हो गए? 1 upon lambda. नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कि लैम्बडा डिस्टेंस में कितने वेव्स अकोमोडेट हो गए? तो एक वेव 1. अकोमोडेट होगा, Sir. तो फिर 1 मीटर में कितने अकोमोडेट हो गए? 1 upon lambda. And according to the definition, that is what is the, Number of waves. नहीं 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 नहीं, Wave number. वेव नंबर। Yes, sir. सो अब ये वेव नंबर का इक्वेशन 1/λ कैसा है, समझ में आया आपको? Yes, sir. व्हाट शुड बी इट यूनिट, व्हाट शुड बी इट्स यूनिट? 1/λ, 1/मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला L इनवर्स, ठीक है? Yes, sir. Yes. तो ये वेव नंबर के बारे में समझ में आया भैया? Yes. Yes, sir. एंड जो दूसरा क्वांटिटी है वो वेव वेक्टर है। चलो, तो उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 2 पाई टाइम्स
of wave number is a wave vector k। तो फ्रेंड्स इसका एक डेफिनेशन ये है, तो k इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए, 2 पाई टाइम्स ऑफ वेव नंबर। तो उसका क्या आएगा फ्रेंड फॉर्मूला, 2 पाई बाई लैम्डा। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. या दूसरे हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं, फेज डिफरेंस between the two particle, phase difference between two particle at a unit distance मतलब 1 मीटर। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि लैम्बडा अगर डिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 pi. 2 पाई रेडियन होगा। तो यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 pi by lambda. So that is also definition of the wave number, Wave vector. wave vector। तो ये वेव वेक्टर का फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा समझ में आया भैया? Yes, sir. फ्रेंड्स व्हाट शुड बी इट यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? Radian into meter per inverse. रेडियन पर मीटर, ठीक है Yes, sir. फ्रेंड्स। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका नाम से ही पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? उसका जो डायरेक्शन है इज अलोंग विद द प्रोपोगेशन, मतलब प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में ही आपको लेना है वेव वेक्टर को, ठीक है। मतलब अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है तो वेव वेक्टर को भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप लेना है उसका डायरेक्शन, ठीक है। Yes, sir. तो वेव वेक्टर एंड वेव नंबर आर द टू न्यू क्वांटिटीज वी हैड लर्नड हियर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये वेव नंबर एंड वेव वेक्टर तक पढ़ाया है। अब उसके बाद वेव वेलोसिटी का टॉपिक आता है। वेव वेलोसिटी अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स इसके नोट्स मैं आपको एक आध दिन में भेज दूंगा। तो अब चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज था वो मैंने दे दिया। एक्चुअल में अब से ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से एकदम ब्रॉडली स्टार्ट होगा ये चैप्टर, बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आज समझा दिया। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश्ड कर रहे हैं।